आपको मिलाते हैं बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर पंडित मार्कंडे दुबे जी। वास्तव में ज्योतिष एक विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस नॉट ए फिक्शन। तो कहीं मैंने सुना था कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो भी कहीं ना कहीं राशि पर डिपेंडेंट रहता है। मेष माने भेड़ा होता है। भेड़े का अंग्रेजी क्या होता है? सीप। भेड़ा का काम क्या है? वो मुंडी दबा के चलता है। एक भेड़े के पीछे दूसरा भेड़ा लगल रहता है। अगला अगर कुएं में गिर गया तो पिछला भी कुएं में गारंटी से गिरेगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं देखता है। इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उनके बेटे का नाम है अभिषेक बच्चन और उनकी शादी ऐश्वर्या बच्चन से हुई है। ऐश्वर्या पूरी तरह से मांगलिक है और हम लोगों के सामने की बात है कि अमिताभ बच्चन जी ने शंकराचार्य जी को बुलवा करके मांगलिक शांति कराया। लोग कहते हैं कि जैसा आप कर्म करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है, पर काफी सारे लोग मैंने ऐसा भी सुना है बोलते हुए कि यार मैं किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दूं लोग बुराई करते हैं। अगर पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ कि कलयुग में इतना विनाश होगा और इस तरह से प्रलय आएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो जो कल्कि हैं वो पहले ही धर्म का स्थापना करने के लिए पहले ही क्यों जन्म नहीं ले लिए? आदमी की हाइट इतनी घट जाएगी कि गूम का एक पौधा होता है जो मतलब 6 इंच से 8 इंच का पौधा, उसके नीचे मीटिंग होगा लोगों का। माताओं के स्तन में दूध नहीं होगा। बच्चे दूध पूछेंगे कि कैसा होता है तो माताएं चूना घोल के दिखाएंगे कि दूध इस कलर का होता है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ BDL बस स्पॉन्सर्ड बाय होटल रिलायंस। मैं हूं आपका दोस्त धीरज और मेरे साथ हैं रोहन सरकार। तो आज का जो एपिसोड है वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए भी है और बहुत सारे ज्ञान से भरा हुआ है, क्योंकि आज हमारे शो पर जो गेस्ट आए हैं वो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से हैं। जी हाँ, भविष्यवाणी, जिसे कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग अंधविश्वास भी कहते हैं। तो आज हमारे इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है और क्या हमें एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आपको मिलाते हैं बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर पंडित मार्कंडे दुबे जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ज्योतिष एक विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस नॉट ए फिक्शन। सभी विज्ञान इसी के अंतर्गत आते हैं। इतिहास, भूगोल, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र सारे ग्रहों पर निर्धारित हैं और सभी विज्ञान इस ज्योतिष का बच्चा है। जी आज हमारा मौसम विज्ञान जिस चीज़ को निर्धारित करता है कि कल बारिश होने वाली है, इस चीज़ की भविष्यवाणी 100 साल पहले ज्योतिष में कर दी जाती है जी कि इस दिन को बारिश होगी। ग्रहों के संयोग और गणितीय गणना के आधार पर सारी चीज़ें ज्योतिष से स्पष्ट कर दी जाती हैं। जी इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नहीं मानने वाले को आप मना नहीं सकते हैं और मानने वाले को आप भगा नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने अभी कहा पंडित जी कि कहीं ना कहीं जैसे मौसम विभाग वाले ये बता देते हैं कि बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली, कहीं ना कहीं पहले ये सूचित कर देते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। तो इससे मैं यही पूछना चाहूँगा पंडित जी कि क्या हमें किस्मत के भरोसे अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहिए? देखिए, किस्मत तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। किस्मत ही सारे लोगों का आधार है। किस्मत पर ही दुनिया चलती है। लेकिन संस्कृत में एक श्लोक लिखा है कि उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि मनोरथ ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमे न सिद्धंति कार्याणि, अगर आप ये प्रोग्राम नहीं रचते तो मैं यहाँ नहीं आता और फिर ये एपिसोड नहीं बनता। तो उद्यम किए, एपिसोड की तैयारी हुई। मनोरथ के जितने काम हैं उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जी सोए हुए शेर के मुंह में हिरण नहीं घुस जाएगी कि हमको खा जाओ, उसके लिए उसको चलना पड़ेगा। तो किस्मत तो है, किस्मत बेस है और बेस के लिए आपको थोड़ा सा ट्रेसिंग करना पड़ेगा, यानी समय के साथ चलना पड़ेगा। आपके नसीब में लिखा है कि आदमी करोड़ रुपया पाएगा, तो क्या घर में चादर ओढ़कर सो जाने से करोड़ रुपया पा जाइएगा? उसके लिए डेस्टिनेशन को आपको तय करना होगा और रुपये आपको मिलेंगे और समय से मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। जो एस्ट्रोलॉजी सीखना होता है, अगर किसी को सीखना है एस्ट्रोलॉजी, तो कौन कौन से गुण और कैसे कैसे नियमों का पालन करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले एक एस्ट्रोलॉजर में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, धैर्य की।
क्योंकि प्रोफेशनली जो लोग होते हैं कि तुरंत ज्योतिष सीखे तुरंत अर्निंग शुरू कर दे, पैसे कमाने लगे, तो ये 2 दिन के गुड़ा गुड़ी का खेल नहीं है। जैसे एक बच्चे को आपने नर्सरी में एडमिशन कराया, प्रेप में डाला, नर्सरी में डाला, केजी में डाला, वो क्लास जब बढ़ा तब 10वीं तक पढ़ेगा तब तो बोर्ड की परीक्षा देगा, इसमें भी पढ़ना है जी। दिन तिथि नक्षत्र इन सारी चीज़ों की जब जानकारी होगी तब ज्योतिष का आप एक पैर पकड़िएगा, उसका माथा नहीं पकड़िएगा। और ज्योतिष समुद्र है, जितने भी ज्योतिषी हैं आज कोई परिपूर्ण नहीं है। हमारे ऋषियों ने, चूंकि युग व्यवस्था हम बता रहे हैं कि कलियुग की आयु 4,32 वर्ष की है, बिल्कुल 32,000, 32 नहीं 4,32,000 की। और ठीक उसके बाद जब जाइएगा कलयुग के ऊपर त्रेता है, द्वापर, तो द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है। और द्वापर के बाद जब त्रेता में जाइएगा तो 12,96,000 वर्ष उसकी आयु है। और जैसे ही सतयुग में जाइएगा तो 17,28,000 वर्ष की आयु है। तो ऋषि लोग, अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ ऋषि वशिष्ठ का, भगवान राम के ही खानदान में 36 पीढ़ी पहले राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। और हरिश्चंद्र को कोई पुरोहित नहीं मिल रहा था। पुरोहिती करने के लिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को कहा। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के 12 मानस पुत्र हैं, और जिन्हें संतान नहीं होती है उन्हें संतान के रूप में ब्रह्मा जी देते हैं पूजा पाठ कराने पर। तो ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि आप जाओ और हरिश्चंद्र के खानदान में पुरोहिती करो। तो उन्होंने कहा कि तो चंडाल का कर्म है पुरोहिती करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुरोहिती का मतलब पुरोहिती का मतलब होता है कि आपका कोई पुरोहित है जी, तो आपके सारे पुरोहित, पूर्वे का भलाई करने वाला पुरोहित होता है। आपके खानदान की भलाई की बात सोचे, आपको अच्छी बातें सिखाएं, आपके घर शुभ कार्य होता है उसमें उसकी सहभागिता रहती है, पूजा पाठ कराना, किसी की डेथ होती है तो उसे क्रियाकर्म श्राद्ध कर्म में सम्मिलित होता है, वही पुरोहित होता है। तो ये काम ब्राह्मणों में निम्न कोटि का माना जाता है, इसे कमज़ोर माना जाता है, लोग घिनौने दृष्टि से देखते हैं। तो वशिष्ठ जी भी कहे कि ये घिनौना काम मैं नहीं करूँगा। ब्रह्मा ने कहा कि थोड़ा सा ध्यान दो, इसी कुल में भगवान राम, विष्णु का मतलब स्वरूप राम का 12 कला से अवतार होगा और तुम्हें नारायण के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। तो दर्शन के लोभ में पड़ के वशिष्ठ जी वहाँ पुरोहित किए। तब जरा बताइए 36 पीढ़ी, वशिष्ठ जी कब से आए थे कि 17,28,000 बरस सतयुग को भोग लिए और त्रेता में भगवान का अवतार होता है राम जी का। जब वशिष्ठ जी की इतनी आयु थी तब उन्होंने वशिष्ठ कल्पोक्त नामक एक पुस्तक लिखी और ज्योतिष की उन्होंने वो गणना की। और आज के ज्योतिषी 3 महीने में ज्योतिषी बन जाते हैं। 3 महीने में, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होता है उसमें भी 9 महीने लगता है, और नॉर्मली बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगता है। तो उसका तो ड्यूरेशन सेम है, टाइम सेम है। लेकिन एक ज्योतिषी बनने के लिए वशिष्ठ जी ने 17,28,000 प्लस, अब त्रेता में जोड़ लीजिए कितना दिन थे, 20 लाख बरस मान लीजिए। तो 20 लाख बरस में उन्होंने एक किताब तैयार की और आज के ज्योतिषी 3 महीने में बुक लिख देते हैं ज्योतिष पर देख करके। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, एक्चुअली काफ़ी सारे यहाँ पर यंगस्टर्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहले मैं, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, कलयुग, सतयुग और कलयुग के ऊपर द्वापर, जी, द्वापर के ऊपर त्रेता, जी, ऊपर सतयुग, सबसे पहले सतयुग, हाँ, फिर त्रेता, जी, फिर द्वापर और फिर कलियुग आता है, सबसे लास्ट में कलियुग। अभी हम लोग किस युग में? हम लोग कलियुग में हैं। कलयुग में है। हाँ, ओके ठीक है। मैं 5100 कुछ बरस अभी जा चुका है, मात्र 5,100-200 वर्ष गया है। कलयुग की आयु है 4,32,000। अभी हम लोग बहुत जल्दी में है, पहले है प्राइमरी स्टेज में है, लंबी आयु इसकी है जी। हाँ, कलयुग में लोग बोलता है कि प्रथम चरण तो चल ही रहा है उस हिसाब से, लेकिन कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। तो उन ऋषियों ने इतना समय गंवाया तो एक पुस्तक लिखा। और आज के ज्योतिषी 3 महीने पढ़ाई किए, ज्योतिष का किताब लिख डालते हैं, और वही यंगस्टर लोग पढ़ते हैं, नए ज्योतिषी पढ़ते हैं, और पढ़ के रूट डाइवर्ट होता है। जी, आप शुरू से पढ़ते आते हैं, इंग्लिश में लिखा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, हिंदी में पढ़ते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, और ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं पूरब उतर के कोने में उगता है। भाई कहाँ से सिद्धांत है? तो सिद्धांत को तोड़िएगा मोड़िएगा तो बिगड़ेगा बेस हमारा, आने वाली पीढ़ी उल्लू बनेगी जी, गलत कैलकुलेशन करेगी, फिर उसका कैलकुलेशन निकलेगा नहीं। जी, समय नहीं है, इस प्रोग्राम हम लोग का दूसरे साइड का है, मतलब इसकी कहानी बताते हैं आपको कि हमारा जो ये संस्था है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो धर्म है,
हमारी परंपरा है, हमारा ज्योतिष का आधार है, सीधे रूट से नहीं जाकर बाईपास रूट से जा रही है, गलत रास्ते पर जा रही है। अगर किसी को पढ़ाइएगा कि 3 3 15 होता है तो वो तो गलत हुआ ना। 3 को 3 से जोड़िएगा तो 6 होगा, 3 को 3 से गुणा करिएगा तो 9 होगा, 3 से 3 को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, और 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा। तो रिजल्ट तो यहाँ अब 3 के 3 गुणा करे, भाग करे, जोड़ करे, घटाव करे तो कहीं से 15 नहीं आता है। अब वही हो रहा है। तो पंडित जी आपने काफ़ी कुछ अभी बताया हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जो सबसे अहम सवाल है एस्ट्रोलॉजी में, राशि, जो कि हम सभी जानते हैं 12 राशियाँ होती हैं, और 12 राशियों का नाम जो है मैं चाहूँगा आप ही बताएं। आप काफ़ी अच्छे 12 राशियों में जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स का एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। 360 डिग्री को 12 भागों में बांटा गया, तो 30 डिग्री का एक एक राशि हुआ। ये जो सूर्य का चक्र है, चंद्रमा का चक्र है, पृथ्वी का चक्कर लगाना, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है ना, तो ये राउंड में चलता है गोले में, और 360 डिग्री का गोला होता है। तो 360 डिग्री को 12 भागों में बांटा, एक राशि का डिग्री होता है 30। हाँ। अब 12 राशियाँ होती हैं। मेष पहली राशि है, दूसरी वृषभ राशि है, तीसरी मिथुन राशि है, चौथी कर्क राशि है, 5वीं सिंह राशि है, 6ठी कन्या, 7वीं तुला राशि, 8वां वृश्चिक राशि, 9वां धनु राशि, 10वां मकर राशि, 11वां कुंभ राशि और 12वां मीन राशि। 12 राशियाँ, 9 ग्रह जी, ग्रह मंडल में 9 ग्रह, मूल ग्रह 7 होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। ये छाया के रूप में है, मतलब जैसे आपकी परछाई, ये परछाई वाले ग्रह है। और आधुनिक युग में देखिएगा तो प्लूटो ग्रह को भी जोड़ दिया है। वे ग्रह नहीं है, ये उपग्रह हैं। अब इनको श्रेणी में ले लिया है। अब यही विकृति हमारे ज्योतिष विज्ञान को बर्बाद करेगी जी। चूँकि दादाजी 3 भाई थे और उसको कान पकड़ करके 5 को बनाया जाए, उनका मौसेरा भाई को लाकर उसमें सटाया जा रहा है जी। वही है, सिद्धांत को बिगाड़ा जा रहा है। चूँकि ये कली युग है, कल युग, कली नहीं है, कल युग है, कल पुर्जे का युग है, छल बल का युग है, धोखेबाजी का युग है। जितना झूठ बोलिएगा, जितना गाल बजाइएगा, उतने ज्ञानी कहाइएगा जी। तो मैं चाहूंगा जो राशियां होती हैं उनके बारे में मैं एक एक करके आपसे जानना चाहूंगा कि जिनके जिंदगी में जो राशि होती है, जैसे मैंने सुना है कि मेरी तुला राशि है, हाँ, तो एक एक करके मैं चाहूंगा कि उनकी विशेषताएं, अलग अलग जो राशियां हैं उनकी विशेषताएं या जो भी पर्सनालिटी में। मैं एक चीज़ और तुम्हारे इस क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँगा रोहन, कि जैसे कि अभी रोहन बोल रहा था राशि के बारे में, तो कहीं मैंने सुना था कि इंसान का जो बिहेवियर होता है, जो उसका बर्ताव होता है, वो भी कहीं ना कहीं राशि पे डिपेंडेंट रहता है। तो किस तरह का इंसान कैसा बिहेव करता है, अगर इसका तुला राशि है तो इसका व्यवहार कैसा होगा, वो मेरे को मैं चाहूंगा शुरू से आप एक एक करके बता देते हैं। हम दूसरी तरह से समझाएंगे। सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है बताने का। मेरा जो ठोस तरीका बता देते हैं। राशियों का सिंबल होता है, देखिएगा, मेष माने भेड़ा होता है जी। भेड़े का अंग्रेजी क्या होता है? सीप। सीप माने भेड़ा होता है। भेड़ा का काम क्या है? वो मुंडी दबा के चलता है। एक भेड़े के पीछे दूसरा भेड़ा लगल रहता है। अगला अगर कुएं में गिर गया तो पिछला भी कुएं में गारंटी से गिरेगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं देखता है। तो मेष राशि के लोग जहाँ भिड़ गए वहाँ भिड़ गए। वो दूसरे की सलाह से अगर काम करेंगे तो उनका पतन जरूरी है, वो पतन होता है। और अपने मन से करें तो बहुत तरक्की करते हैं। वृष मन बैल होता है, सांड, जिसको सांड कहते हैं। सांड का काम क्या है? सिंग लगा करके कोलने लगा। वृष मतलब टॉरस। हाँ, टॉरस, एरीज, मेष मतलब भेड़ा, शिप का सिग्नल है। अब वृष मन बैल होता है। बैल का काम, सांड का काम क्या है? सिंग लगा करके कोड़ेगा, दहाड़ेगा, माने खटने वाला, परिश्रमी राशि है जी। उसके बाद तीसरी राशि मिथुन। मिथुन को अगर थोड़ा सा विकृत किया जाए तो मैथुन यानी सेक्स। तो सेक्स कब होता है? पुरुष और स्त्री के सम्मिलन से। तो ये पुरुष और स्त्री का सम्मिलित रूप होता है मिथुन राशि का। ये इमोशनल राशि होता है, मतलब दिन भर खुश है तो रात में मुंह लटकाएगा। 100 रुपया पाया तो छत पर चढ़ेगा, 2 रुपया गिर गया तो रोएगा बैठ करके जी। कर्क माने केकड़ा होता है। केकड़े के 10 टांग होते हैं, 5 आगे 5 पीछे। बहुत जिद्दी। केकड़ा जब पकड़ लेता है ना तो काट लेता है जी। तो कर्क राशि के जो लोग होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं। अगर यहाँ कील गाड़ दिए ना तो हिलेंगे नहीं, भले उसका कुछ भी नुकसान हो जाए। और कर्क राशि के लोग मैक्सिमम 25 साल की उम्र तक अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। अगर नहीं खड़ा हुए
तो 32-34 तक भटकना है उनको। जी। और सिंह राशि मतलब शेर, ये भगवान से भी नहीं डरता, किसी से डरने वाली राशि नहीं है। सिंह लायन, लायन का स्वभाव क्या, दहाड़ना, अटैक करना, लियो हो गया। अब उसके होता है विर्गो, मन कन्या, कन्या मतलब होता है लड़की। एक लड़की का स्वभाव क्या होता है, मर्दों के बीच में न बोले, शर्मिला स्वभाव का हो, वो कन्या राशि का है। और तुला मतलब तराजू, लिब्रा। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, मेरी तुला राशि बहुत जिद्दी होता है, तौल के लेगा, न कम लेगा न कम देगा, बिजनेसमैन पूरा, एकदम पूरा बनिया का स्वभाव होता है उसका, बिजनेसी प्रोफाइल होता है उसका। जी जी जी। और कुछ बहुत सारा होता है। अब एक दो और मेरी है ना, शॉर्ट में बताएंगे, सबकी बारी है ना। मान लीजिए 7वीं राशि को लाकर लटका दीजिएगा, 12 राशि है ना, और भी कुछ बताना है जी। तो ये तुला राशि का आदमी सबसे बड़ा बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। जिद्दी, माप तौल के लेगा, माप तौल के देगा, मतलब जितना बोलेगा उतना ही करेगा, हिलेगा नहीं, और झगड़ा करने से पीछे नहीं हटता है जी। थोड़ी सी अगर मतलब खरोच लग जाए ना तो उसका इतना खरोच लगाएगा जी। तुम हमको लगाया क्यों, मतलब उसको कुरेद के तकलीफ देगा। ठीक है। और बिजनेस माइंडेड होता है, परफेक्ट बिजनेस माइंडेड होता है। मीन तुला, लिब्रा, लिब्रा, हाँ वही हिंदी में। अच्छा, अभी अब तुला के बारे में ही बता रहे हैं। हाँ, इसके बाद आता है स्कॉर्पियो, जिद्दी लड़का बिच्छू, बता रहे हैं, यानी वृश्चिक राशि। बिच्छू का काम क्या है, डंक मारना। जी। वृश्चिक राशि के लोग बहुत लालची प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब खाने पीने में इनका संतुलन ठीक नहीं रहता है, कुछ भी मिलेगा लेकर के टोकरी भर खा लेंगे, दूसरे का धन हड़पने की बहुत कोशिश करते हैं। और ये चुप तो रहेंगे, लेकिन अभी जब डंक मारेंगे ना तो पानी पीने का नौबत नहीं मिलेगा आपको, समय नहीं मिलेगा, इतना कस के ये लोग अटैक करते हैं, इतने बड़े ही जहरीला होते हैं। धनु, धनु मतलब धनुष होता है, ये जिसको मारे उलट जाए वो। धनु राशि का व्यक्ति अपने वाणी पर अडिग रहता है, गलत बोलता ही नहीं है वो। धनु राशि का इंसान, उसका स्वामी होता है बृहस्पति, और बृहस्पति मतलब विद्या, विवेक, मान सम्मान, इसके लिए अपनी जान भी गंवा सकता है वो जी। तो धनु राशि के लोग बहुत टेढ़िया किस्म के होते हैं, लेकिन सटीक बोलते हैं, न गलत बोलेंगे और न गलत सुनने की इनकी आदत है जी। अब उसके बाद की राशि आती है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वाला मकर मतलब मकड़ा, मकड़ा जो जाल बीनता है। मकर राशि के लोग बहुत जाल बुनने वाले लोग होते हैं जी। हाउ टू ट्रीट एंड व्हेन टू ट्रीट, होम टू ट्रीट, किसको ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है और कब करना है, ये मकर राशि वाले से सीखिए जी। ये लोग जादूगर होते हैं। किसी पैसा लेना होगा अपने फैमिली में तो पापा के साथ चिपक जाएगा, देखिएगा कि पापा के पास पैसे नहीं, मम्मी के पास है तो मम्मी से चिपक जाएगा। हाँ। काम निकल जाएगा तो जल्दी सुनेगा नहीं। और इमोशनल ये लोग भी होते हैं। मकर राशि के लोग प्राइमरी स्टेज में बहुत रगड़ाते हैं, बाद में जाकर के तरक्की कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके बाद आता है कुंभ जी। एक्वेरियस। कुंभ माने घड़ा, घड़ा रख दीजिए, वो कभी स्थिर नहीं रहेगा, कभी इधर उल्टेगा कभी इधर उल्टेगा, यानी इनका नेचर जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, ये किसी के नहीं होते हैं और बड़ी ही अजीब टाइप के लोग होते हैं। अब तो उस शब्द को कह दें तो थोड़ा सा ये हम लोग हैं इस जगह पर ही जाएगा, अगर नहीं बोलिए ना, कोई बात नहीं, उसको मतलब बीप कर देंगे। घमंडी टाइप के लोग होते हैं घमंडी ये टाइप। किसी को भी टॉर्चर किए बिना नहीं छोड़ते हैं। घड़ा किधर लटक जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और सबसे अंतिम राशि आती है मीन, फिशेस। मीन माने मछली होता है। मछली का काम क्या है, मौज मस्ती, पानी में जल में तैरते रहो, फ्लाई मतलब फ्लाई करते रहो। और बहुत नाजुक होते हैं ये, लेकिन सत्य इनको बहुत प्रिय है, स्वाभिमान इनको बहुत प्रिय है। मीन राशि के लोग मैक्सिमम अनपढ़ होकर के भी विद्वान होते हैं, गुणवान होते हैं, संस्कारी होते हैं। तो ये 12 राशियों का परिचय हो गया। अब हम 9 ग्रह का आपको परिचय बता देते हैं। जी, जी। जैसे किसी राज्य में मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री, तरह तरह के मंत्री होते हैं। देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री होते हैं ना। तो हमारे जो 9 ग्रह हैं, ये ग्रह मंडल के, ग्रह मंत्रिमंडल है, ग्रह मंडल नहीं वो मंत्रिमंडल है। सबसे पहला ग्रह होते हैं सूर्य। तो सूर्य को राजा कहा गया है जी, ये प्रधानमंत्री हैं जी। चंद्रमा रानी है, माने वित्त मंत्री समझ लीजिए, गृह मंत्री समझ लीजिए, वित्त नहीं गृह मंत्री। मंगल लॉ एंड ऑर्डर सेनापति, यानी ये रक्षा मंत्री हैं। जी। बुध
वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, दलाल कहिए, लाइजनर कहिए, गुरु और शुक्र ये लोग वकील हैं, बैरिस्टर हैं, शनि जज हैं, राहु और केतु आतंकवादी हैं, आतंक फैलाने वाले, बम फोड़ने वाले, आग में पेट्रोल डालने वाले ग्रह हैं कि आग लगा दो, पेट्रोल फेंक दो, बिल्डिंग जल जाए, शहर जल जाए। तो ये 9 ग्रहों का स्वरूप है। आतंकवादी सबसे पहले किसको पकड़ना चाहता है? देश के राजा को। जी। देश का राजा अगर पकड़ा गया तो पूरे देश पर कब्जा कर लिया। और यही आतंकवादी, राजा नहीं मिला तो रानी को पकड़ो, रानी बस में होगी तो राजा तो आएगा ही आएगा। तो चंद्रमा और सूर्य के साथ जब राहु के तो जुड़ते हैं तो ग्रहण योग बनता है, वही लगता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यानी आतंकवादी ने राजा या रानी को कब्जे में ले लिया। वही हम लोग के यहाँ ग्रहण बोलता है कि ग्रहण लगा हुआ है। तो ये 9 ग्रह हैं। अब इन्हें युक्ति का भी फल है। युक्ति जब होता है तो अलग अलग योग बनता है। यही बुरा ग्रह भी कभी कभी राजयोग बना देता है अच्छे जगह पर बैठ करके। तो हम लोग आगे बढ़ें, इसको विस्तार से करने पर बहुत सारा, ये रामायण है, इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। और आगे आपका प्रश्न क्या है? अब अपना अगला प्रश्न। पंडित जी, एक मेरा छोटा भाई है, 6 महीने का है, वो मेरे से एक सवाल पूछा था, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो वो पूछा था कि अगर पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ कि कलयुग में इतना विनाश होगा और इस तरह से प्रलय आएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो जो कल्कि हैं वो पहले ही धर्म का स्थापना करने के लिए पहले ही क्यों जन्म नहीं ले लिए? वो 6 महीने का मेरा भाई है। 6 महीने का, 6 साल का? नहीं, 6 महीना का है पंडित जी, बच्चा का सवाल है। तो 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा ऐसा, मेरा सवाल उस पे डाल बचकाना सवाल है। हाँ, तो देखिए जो है ना, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, हर चीज फिक्स किया हुआ है, टाइम के अनुसार जाता है, बिफोर नहीं जाएगा और आफ्टर भी नहीं जाएगा। प्रकृति का जो चक्र है, जैसे ट्रेन का टाइम टेबल फेल हो सकता है, वो 2:14 पर आना है तो 3:44 पर आएगी, या 2:05 पर भी आ जाएगी, बिफोर आ जाएगी। प्रकृति का जो चक्र है वो सब समय पर आधारित है और निर्धारित समय है। हवाई जहाज की फ्लाइट लेट हो सकती है, बिफोर लैंडिंग हो सकती है, लेकिन प्रकृति का जो चक्र है वो समयानुकूल चलेगा। जाड़े में गर्मी नहीं आ सकती और गर्मी के महीने में जाड़ा नहीं आ सकता। भले ही मौसमी परिवर्तन के चलते अगर बादल लगा हो और कड़ी हवा बह रही हो, बड़ी कस की हवा बढ़ रही हो और कहीं पत्थर गिरा हो, मतलब ओले गिरे हों, तो हवा ठंडी आ सकती है लेकिन कंबल ओढ़ने की स्थिति नहीं बनेगी। तो प्रकृति का जो है, प्रकृति का जो शेड्यूल है एकदम फिक्स है और अपनी गति से जाती है जी। वो कभी भटकती नहीं। कल की अवतार तब होगा जब कलयुग में सारा चीज तहस नहस के कगार पा जाएगा, ठीक है ना। 15 बरस की मनुष्य की आयु होगी कलयुग में। अभी आप बहुत दिन जी रहे हैं, इसको घटने दीजिए। आदमी की हाइट इतनी घट जाएगी कि गूम का एक पौधा होता है जो मतलब 6 इंच से 8 इंच का पौधा, उसके नीचे मीटिंग होगा लोगों का, मनुष्य वहाँ बैठ के मीटिंग करेगा, पीपल का पेड़ दिखेगा नहीं। चावल बोतल के भाव बिकेगा, बोरे के भाव से नहीं बिकेगा। पहले 100 किलो का बोरी आता था, उसको 50 किया, अभी 26 किलो का बोरिया चावल का मिल रहा है आपको, अब वो बोतल में बिकेगा। समझिए कलयुग आ गया। आज गाय का दूध या भैंस का दूध 50 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर आप पी लेते हैं खरीद करके। माताओं के स्तन में दूध नहीं होगा। बच्चे दूध पूछेंगे कि कैसा होता है तो माताएं चूना घोल के दिखाएंगे कि दूध इस कलर का होता है। वही कलयुग का अंतिम चरण होगा। कल की अवतार उससे जिससे होगा जिस लड़की की आयु 12 वर्ष से कम की होगी और उसको कलंक लगेगा, बिना किसी के साथ शारीरिक संबंध के भगवान कल्कि का अवतार उसके शरीर से होगा। साउथ इंडिया में संबलपुर नगर में उस लड़की का घर होगा और वहीं भगवान का अवतार होगा। सारा भविष्यवाणी किया हुआ है, ये कभी फेल नहीं करने वाला है। पिक्चर भी आया था पंडित जी, पिक्चर तो बना, सिनेमा में तो बहुत सारा चीज बन गया, बहुत कुछ दिखाया। वो तो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखा दिया कि ऐसा लिखा हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन हम जो बता रहे हैं ये भविष्यवाणी पहले से की हुई है कि वो रामायण में भी लिखा हुआ है कि संबलपुर उड़ीसा में एक जगह है, साउथ इंडिया में पड़ता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है। और वहीं पर एक ब्राह्मण के परिवार में एक लड़की को 12 बरस से कम उम्र में उसको कलंक लगेगा कि इसने किसी के साथ गलत व्यभिचार मतलब किया है और उसके चलते इसको गर्भ धारण हुआ है और उसी के शरीर से भगवान का अवतार होगा।
अच्छा। वही विनाश करेंगे। अभी अत्याचार बढ़ रहा है ना, वो बढ़ेगा। जब तक कोई भी चीज़ अंतिम चरम सीमा पर नहीं पहुंचता है तब तक उसका विनाश नहीं होता है। पहले मनुष्य पैदल चलता था, फिर साइकिल का आविष्कार हुआ तो पैदल के 4 गुना स्पीड में साइकिल चलने लगा। अब साइकिल के बाद मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ। सबसे पहला मोटरसाइकिल आपने कौन सा देखा था जब आपका जन्म हुआ? कौन सा मोटरसाइकिल? हम आपसे मेरे पास एक बजाज का था, स्कूटर था। स्कूटर था। लेकिन हम लोग पहले मोटरसाइकिल देखे थे HD और जावा। अच्छा। जो जब चालू होता था ना तो मोहल्ले भर के लोगों की नींद उड़ जाती थी। पूरा खटर उसके बाद से उसको बुलेट भी था तो मॉडिफाई किया, आवाज़ कम हो, राजदूत आया। ठीक है ना। फिर राजदूत में इलेक्ट्रॉनिक राजदूत आया, अब तो तमाम तरह के बाइक बन गए। अब तो बिना आवाज़ के बाइक आते हैं। देखिए तेजी से कितना जा रहा है, युग कितना तेजी से जा रहा है। अब उसके बाद कारें बन गई। एक तो कार है कि 150 किलोमीटर की स्पीड पर भागती है, रोड पर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन, साधारण ट्रेन थी, हम लोगों के घर से 100 किलोमीटर के अंदर 67-68 किलोमीटर दूर जाने के लिए 5 घंटे लगता था ट्रेन से। अभी सुपर फास्ट ट्रेन है, 1 से 1.25 घंटा में पहुंचा देते हैं। अभी जो ये वंदे भारत चल रही है, सारी ट्रेनों की मतलब दादी ट्रेन है, ये सबसे तेज़ चलती है। अब इससे भी कोई फास्ट ट्रेन आएगी भारत में। जापान में तो बुलेट ट्रेन है ना, आपने नाम सुना होगा। बुलेट ट्रेन 500-550 किलोमीटर की गति से चलती है। तो तेज़ी से जितना जाइएगा, विनाश का वही सिग्नल है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है तो समझिए कि इसका विनाश होने वाला है। कोई लड़का बहुत होनहार है तो जानिएगा कि ये बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। अरे बहुत ज़्यादा डेवलपिंग जो भी चीज़ होता है उसका बर्बादी होता है, नुकसान पर जाता है। पापा हमको नालायक ही बोले हैं इसलिए हमेशा। नालायक बोले हैं? चलिए ठीक। मेरा विनाश अभी है टाइम। लोग कहते हैं कि जैसा आप कर्म करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है, पर काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसा भी सुना है बोलते हुए कि यार मेरे साथ सिर्फ लोग बुरा ही करते हैं, मैं किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दूं लोग बुरा ही करते हैं। फिर ऐसा भी मानना होता है कि काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, जो कि लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, पर फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे तरीके से बिता रहे हैं, बड़े घर हैं, किसी प्रकार की उनकी कमी नहीं है ज़िंदगी में, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ है उनके पास, पर वो लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं। तो फिर कर्मा शब्द को किस तरह से आप देखते हो? देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका अधिकार है, फल आप नहीं दे सकते हैं। परीक्षा आप दे सकते हैं, रिजल्ट आप नहीं दे सकते हैं। आपका कर्म आपका परीक्षा है, आप परीक्षा दे रहे हैं। माने जो भी कर्म आप कर रहे हैं आपकी परीक्षा चल रही है। आप डांस कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस, ये आपका कर्म है। आप कोई बिजनेस में करोड़पति हो जाता है, आप कोई पूंजी गंवा कर बैठ के माथा पकड़ लेता है। कोई चोर बैंकें लूट लेता है, अब कोई जाता है तो ताला तोड़ते में पकड़ा जाता है, ज़िंदगी भर जेल चला जाता है। आगे बढ़िए। कोई नाचता है तो सुपरस्टार बन जाता है, कोई नाचते नाचते पागल हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। तो ये क्या है? कर्म की लेखनी है, कर्म पर आधारित है। अब आप बोले कि वो मर्डर करता है, लोगों को पीड़ित करता है, फिर भी आगे बढ़ता है, वो हमेशा नहीं होता है। दशाएं अगर अच्छी चल रही हो कुंडली के हिसाब से, अगर अच्छी तरह चल रही हो तो बुरा भी करिएगा तो आपको बुरा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो दशा खत्म होगी वो सारा बुरा आपका अटैक कर लेगा। जैसे आप अच्छे रोड पा गए हैं, पुरानी गाड़ी भी है तो बढ़िया से दौड़ा लेते हैं। जैसे ही रोड उबड़ खाबड़ हो या कीचड़ वाला हो, नई गाड़ी भी जाकर फंस जाएगी वहाँ, और गियर लगाएगा, एक्सीलेटर देगा और ओ करके वहीं पर फंस जाएगी। वही है कर्म। कर्म का फल आपको मिलना है, अभी नहीं तो कल जरूर मिलेगा। बुरा कर्म बुरा फल देता है, अच्छा कर्म क्या है? किसी का नुकसान मत करो, किसी का नुकसान मत करो। जो आप करते हो ना, विदाउट हार्ट टू एनीवन, किसी को नुकसान किए बिना अपना काम करो। यह युग है कलियुग। पहले भी मैंने कहा था कि कलियुग में बेईमानी चरम पर रहती है। ठीक है ना। बताया था कि दूध के लिए चूना घोल के दिखाएगा, ये सारी चीजें होंगी। अभी तो कलयुग डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। अभी आप कुछ नहीं देखे हैं
तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि समझे न कोई अनुजा तनुजा, बाप बेटी से गलत करेगा, भाई बहन के साथ गलत करेगा, ये अवस्था आएगी कलयुग का। तो कर्म, अब उसका भी फल उसको भोगना है, मिलेगा। अब आप बताइए कि किसी का बेटा उसके सामने क्यों मरता है? कर्मों का खेल है। अब मान लीजिए कि आपने बहुत सताया, अचानक आपको गोली लग गई है, मर गए, तो जो सताया है, जो पाप किया, तो रह गया ना, अरेस्ट अमाउंट रह गया, बैलेंस रह गया, वो कहाँ भोगिएगा? आपने किसी के बेटे को मारा है और दूसरे किसी पार्टी ने, आपसे बड़ा पार्टी ने, आपसे बड़ा आतंकवादी जो हो या बड़ा रंगदार हो, गुंडा हो, वो आपको गोली मार दिया, तो अब वो मारा है तो उसका फल उसको बाद में मिलेगा। अब पहले आप जिसको सताए हैं उसका माँ बाप रोया है, तब आपका जब बच्चा होगा तो आपके सामने वो मरेगा, बिना कुछ किए हुए मर जाएगा, दवा के अभाव में मर जाए, बीमारी से मर जाए, गिर के मर जाए। कर्मों का फल मिलता है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें समय बहुत लगेगा, हम आपको कभी दूसरा बार अगर होगा बिल्कुल आपको तो ये कहानी हम आपको बताएंगे। ऐसा होता है पंडित जी कि पिछला जन्म का कर्म का फल भी इस जन्म में मिलता है। देखिए, अच्छे कर्म जैसे कैश पेमेंट, डिपॉजिट और ड्रा, अच्छा, जमा करना और निकालना। बुरे कर्म जो होते हैं उनके फल जल्दी मिलते हैं, अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता है, नहीं, हम वो रेस्ट रह जाता है, अगले जन्म में मिलता है वो। हाँ। जैसे आपने कम उम्र में बहुत तरक्की कर लिया तो लोग बोलता है कि पिछला जन्म में बहुत अच्छा किया है, इस जन्म में तरक्की कर रहा है। और अगर आप बहुत रगड़ कर रहे हैं, बहुत तरक्की करने में बहुत मुश्किल आ रहा है, घिचा पिटा रहे हैं, लोग बोलते हैं पिछले जन्म में बहुत बुरा किया होगा तभी ना भोग रहा है। ठीक है। जो लोग हाथ पैर के अपाहिज जन्म लेते हैं, लोग बोलता है कि बेचारा का हाथ पैर नहीं है, पिछले जन्म में किसी का हाथ पैर कटा होगा, इसलिए हाथ पैर रहते हुए निष्क्रिय है, हाथ काम नहीं करता है, पैर नहीं काम करता है। अब कोई जन्म लेते ही अंधा होता है तो इसका मतलब है किसी की आंख फोड़ी होगी उसने, भगवान उसको पहले ही फोड़ के दे के जाओ, अब देखो बिना आंख का नतीजा क्या होता है। भगवान तो वही करते हैं कि जो तुम करते हो उसी का फल हम देंगे। अब आप बताइए कि आपकी मंथली इनकम है 30,000, तो क्या आपके अकाउंट में 40,000 क्रेडिट होगा? 30,000 क्रेडिट होगा। तो वही है, जितना कर्म करिएगा उसी के हिसाब मिलेगा, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। बहुत बहुत कुछ आज पता चल रहा है पंडित जी, मतलब ऐसा ज्ञान मिला आज जो कि लिटरली आगे आने वाला टाइम में भी बहुत हम लोग के लिए यूजफुल रहेगा, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझें आज। तो मेरा एक क्वेश्चन है पंडित जी, जैसे मांगलिक जो होता है, मांगलिक जो भी लोग होते हैं, तो हम लोग मूवी के कॉन्सेप्ट को अगर लेके चले तो शुरुआत से आज तक हम लोग मूवी के दौर से ही जानते हैं कि कोई मांगलिक होता है तो उसके साथ क्या होता है और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो मूवी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो लोग क्या दिखाते थे कि अगर कोई लड़की मांगलिक है तो उसका दशा उतारने के लिए किसी जीव से शादी करा दिया या फिर किसी पेड़ से शादी करा दिया तो उसका मंगल ग्रह जो है वो टल जाता था। तो क्या ये चीज़ सच है? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको देखें जो शायद आप लोग जानते भी होंगे। महानायक, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उनके बेटे का नाम है अभिषेक बच्चन और उनकी शादी ऐश्वर्या बच्चन से हुई है। ऐश्वर्या पूरी तरह से मांगलिक है। अच्छा। और हम लोग के सामने की बात है कि अमिताभ बच्चन जी ने शंकराचार्य जी को बुलवा करके मांगलिक शांति कराया। ठीक है। तो मांगलिक दोष में 5 डिमेरिट ऑफ मांगलिक दोषा, मंगल दोष के 5 डिमेरिट होते हैं। 5D, आपने अभी तक 3D पढ़ा था ना, 3D होलोग्राम। अब हम 5D होलोग्राम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, फर्स्ट D, डिले इन मैरिज। अच्छा। पहले विवाह जल्दी नहीं होने देता है। रगड़ घस करके कहीं पूजा पाठ कराया तो शादी हुआ, द डिस्प्यूट इन मैरिड लाइफ, सेकेंड D। अच्छा। थर्ड D, डिवोर्स, go to court and fight up to 3 or 4 years. After that, you are divorced. If divorce is not conducted, then fourth D is the death of life partner. जीवन साथी की मृत्यु within 7 years of marriage death. ये 4D है। 5D, डिजेबल इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने की क्षमता में अयोग्य होना। जिस डॉक्टर बोलता है कि अंडे नहीं बनता है, अंडा डेवलप नहीं करता है, वो क्या है? 5D है। तो मंगल की ये 5 गुण हैं। अब जो प्राचीन ज्योतिष है, ठीक है ना,
में लिखा है कि लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे भरजा भर्त विनाशाय भरता भरजा विनाशकृत। लग्न में, चतुर्थ में, सातवें में, आठवें में और 12वें भाव में अगर मंगल है, वो लड़का के कुंडली में है तो उसकी पत्नी का डेथ कराएगा, लड़की की कुंडली में है तो पति का डेथ कराएगा। ठीक। अब किसी आतंकवादी को अगर ले लेते हैं कि फला आतंकवादी, जैसे वीरप्पन चंद्र तस्कर था, वीरप्पन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वीरप्पन नहीं लेना चाहिए इस साइड में, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी के साइड में, लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे हैं। आजकल का लोग ना चमकदार चीज़ खोजता है कि जैसे उसको जल्दी हो जाए अटैक। तो बहुत बड़ा आतंकवादी है, मंगल को बहुत बड़ा मैरिज लाइफ के लिए बहुत बड़ा आतंकवादी समझ लीजिए कि मंगलिक दोष पैदा करता है। लेकिन शास्त्र में ये भी लिखा है कि जब मंगली का मिलान करते हैं ना, कि लड़के की कुंडली में इस मंगल का समाधान कौन ग्रह कर रहा है, ठीक है, तो जिन घरों में मंगल बैठता है और मंगली होता है, उन्हीं घरों में अगर सूर्य, शनि, राहु, केतु भी बैठे तो मांगलिक दोष बनता है। क्योंकि उसके सोल्यूशन में, परिहार में, सोल्यूशन मतलब परिहार होता है। हिंदी में परिहार, संस्कृत में परिहार कहते हैं और अंग्रेजी में सोल्यूशन कहते हैं। तो सोल्यूशन में लिखा है कि भव में न सदृश भौम, जैसे लड़का के कुंडली में चौथे घर में मंगल है तो लड़की के कुंडली में भी चौथे घर में मंगल होना चाहिए, तब सटीक मंगली का समाधान होगा। या पापो व तादृश भवेत, या उसी टक्कर का पापग्रह या तो सूर्य हो, शनि हो या राहु हो और केतु हो, तो उस कुंडली का मांगलिक दोष कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है जी। अब एक ही कुंडली से हम आपका सारा चीज निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। इसको यहीं पर थोड़ा देर का स्टॉप करते हैं। सोनार के पास जाते हैं, आप सोने की अंगूठी लेकर के, भैया इस अंगूठी को बेचना है, कितना दाम दोगे? तो बोलेगा ऐसे थोड़े है, वो आप जैसे हड़बड़ी में है तो बोलेगा कि 3000 का है, भले 7000 में आप खरीदे हैं, बोला नहीं इतना का नहीं, हम तो 7000 में खरीदे हैं। तो बोला रुकिए चेक करते हैं। तो सोना का परीक्षण 4 विधियों से होता है। सन्निघर्षण ताड़न ताप छेदनई। सन्निघर्षण मन पहले रगड़ता है पत्थर पर, रगड़ के देखता है कि सोना है कि नहीं। ताड़न हथौड़ी से पीट के उसको देखता है कि चमक बरकरार है कि नहीं। दूगो पर कन्फर्म नहीं हुआ तो ताप मन जलाता है, उसको जला के गला देता है, गला के ठोस कर देता है। और लास्ट में छेदनई, काटता है उसको छीनी से। सब तरह से संतुष्ट हो गया तो बोलता है कि सोना है, तब आपके सोना का दाम लगाता है, इतना देंगे। तो 7000 का आप लिए हैं, बोलेगा कि इसमें थोड़ा इतना लॉस हो गया जलाने से, ये आपका 6000 का है, आपको 6000 दे दिया। आप किसी आदमी का परीक्षण कैसे करिएगा? सोना का परीक्षण तो 4 तरह से हो गया। तो आदमी का परीक्षण करने के लिए त्यागे न शीले न गुणे न कर्मणा, वो कितना त्यागी है, कितना त्याग कर सकता है। अब जैसे 10 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब 3 3 6 9, हमको लेकर के 9 हो रहे हैं, और 9 आदमी में कौन कितना त्यागी है? जैसे मैं अपना समय बर्बाद करके आपका साथ दे रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑन टाइम, आई एम होस्टिंग योर प्रोग्राम, देयर इज नो नीड एंड नो ग्रीड ऑफ मनी। ठीक है, तो व्यक्ति कितना त्यागी है, उसके अंदर शील कितना है, वो गुणी कितना है, और किस तरह का कर्म करने वाला है, उसकी सारी चीज़ों को जानिएगा तब उस व्यक्ति के विषय में पता चलेगा। तो 4 पैरामीटर से आदमी की परीक्षा होती है, 4 पैरामीटर से सोने की परीक्षा होती है। और फटाक से पंडित जी के पास गए, बोल दी कि नहीं मंगली नहीं है, क्योंकि 1 4 7 8 12 में मंगल नहीं है। ठीक है, अगर उन्हीं घरों में, हमने बोला था कि जिस घर में मंगल बैठता है तो उसके बैठने से मंगली होता है, उसी घर में सूर्य शनि राहु केतु भी बैठे हो तो मांगलिक होता है। अब अगर इस तरह की बात है तो उसके लिए 6 कुंडली देखना होता है, एक नहीं। D1 चार्ट केवल लग्न चार्ट नहीं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली, सप्तमेश कुंडली, स्त्रीकारक कुंडली और नवमांश कुंडली। अब किसी पंडित जी के पास गया, पतरा खोल दिए पंचांग, और खोल के लड़का लेके राशि ना मिला, 34 गुण गणना बन रहा है, 26 गुण बन रहा है, 22 गुण, माई बाप तो बम बम बहुत गणना बन रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ फंसा कि
मतलब जो मजबूर होता है वो किसी का सुनता नहीं है, केवल अपना दुख गाता है। अब लड़की का पिता मजबूर है, उसकी शादी हो नहीं रही है, परेशान है। घर वाले, अगल बगल वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार लोग ताना देते हैं कि बेटी को बूढ़ा कर दिया, शादी नहीं कर रहा, इसको चिंता ही नहीं। चिंता तो उसको है, नींद नहीं आती है, लेकिन लोग सोचता है कि सोया हुआ है। ठीक है, तो शादी नहीं हो रही। तो उसके पीछे क्या कारण है? डिले इन मैरिज, द कॉज बिहाइंड डिले इन मैरिज इज मांगलिक दोषा। विवाह में विलंब होने का मुख्य कारण है मांगलिक दोष। अगर 24 बरस के ऊपर विवाह देरी से होता है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति मांगलिक है, भले ही उसे कुंडली में मंगल ना हो, चौथे घर में, 7वें, 8वें, 12वें में, लग्न में, तो वहाँ कोई पापी ग्रह बैठा है, इसके चलते उसका शादी डिले कर रहा है। अब 6 कुंडली में वो कुंडली देख दिए, हम डिसीजन दे दिए कि रोहन यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, यू हैव गॉट 28 आउट ऑफ 36 गुण, 36 गुण में अपने 28 गुण पहले आप शादी कर सकते हो। ये तो गुण हो गया। लेकिन जब शादी हुई तब डिस्प्यूट आफ्टर मैरिज, बेडरूम में गया, पत्नी बोलती कि बस खबरदार हमको टच नहीं करना तुम। होना है। तो मांगलिक दोष का शांति का जो प्रोसेस हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो लिखा गया है, वो लिखा गया है 3 पद्धति है, अर्क, कुंभ और विष्णु प्रतिमा विवाह। अर्क मतलब होता है कि पीपल के पेड़ से शादी करना। यहाँ हम देखते हैं केला के गाछ से करा देता है, कहीं किसी शास्त्र में केला का वर्णन नहीं है। पीपल के पेड़ के साथ लड़की की शादी करा देना। पीपल का पेड़ मतलब विष्णु, घट, घड़ा जो होता है, घड़ा में विष्णु का, कलशा से मुखे विष्णु, घड़ा के मुंह में विष्णु भगवान का वास होता है। घुमा के कहीं यही तो विष्णु से होता है, और विष्णु प्रतिमा से करे तो विष्णु से होता है। तो कहीं ना कहीं विष्णु भगवान से शादी करके इस दोष का समाधान होता है। राहु के बारे में आप बता रहे थे पंडित जी, तो कैसे इंसान के ऊपर राहु का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है? 27 नक्षत्रों में आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, 3 नक्षत्रों में राहु का आधिपत्य है। 9 ग्रहों को 27 नक्षत्र में अधिकार दे दिया गया, एक ग्रह को 3 नक्षत्र दे दिया गया। तो आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। अच्छा। जिन बच्चों का जन्म इन नक्षत्रों में होगा तो जन्म लेते ही राहु के दशा में पैदा होगा। अच्छा। और इसकी दशा 18 वर्ष की होती है। राहु की दशा जिसकी चलती है तो सबसे पहले स्वभ्रातृतात मरणम गमनम विदेश गौरवाल्पता, उसके पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, या मर भी जाता है पिता, मैक्सिमम केसेस में मर जाता है। एक्सीडेंट, सीरियस बीमारी, गंभीर बीमारी देता है राहु, जिसकी कोई दवा काम न उसके ऊपर करे। कोई भी दवा दीजिए काम नहीं करे, अल्ट्रासाउंड में ले जाइएगा, चेक होगा, कोई रिपोर्ट नहीं, 0 दिखा देगा कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी से वो पीड़ित है। राहु का प्रकोप। हाँ, राहु का प्रकोप यही है। राहु क्या है? हवा देने वाला ग्रह है, परछाई है। आप रात में चल रहे हैं, ठीक है, उजाली रात है और आपकी परछाई आपके पीछे दिख रही है, आपको लग रहा है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। राहु के दशा में सही होता है। राहु के साथ जब चलती है तो आदमी भयभीत होता है, नेगेटिविटी 100% माइंड को कैच कर लेती है। पंडित जी, एक इसी से मेरा एक सवाल था कि जब हम लोग चलते हैं रात के टाइम पे तो वहाँ पे परछाई दिखाई देती है। बहुत मान्यता ऐसा भी है कि रात के टाइम पे परछाई देखना नहीं चाहिए, इससे कुछ ऐसा कुछ यही चीज़ बता रहे हैं। अच्छा। परछाई जब देखिएगा तो डाउट बढ़ेगा, सस्पिशन होगा, सस्पिशन ही राहु का आशीर्वाद है, तो पैदा कर देता है, सस्पेक्ट बना देता है। जैसे कोई विद्यार्थी बहुत तेज है पढ़ने में और जन्म नक्षत्र के आधार पर होता है, तो मान लीजिए कि सबसे पहला नक्षत्र राहु का आर्द्रा है। अच्छा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, 5 नक्षत्र के बाद से 6ठा नक्षत्र राहु को मिला है। तो इन 5 नक्षत्रों में जिसका भी जन्म हुआ है तो ये 5 नक्षत्र की दशा भोगने के बाद राहु आएगा। तो ये है राहु की विशेषता। राहु अगर चंद्रमा का साथ सट गया, चंद्रमा का साथ सट गया राहु, तो वह व्यक्ति गारंटेड स्वरूप में, मतलब गारंटी है कि वो लव मैरिज करेगा। जिसका राहु के साथ चंद्रमा हो वो
लव मैरिज करेगा, मतलब उसका मन विचलित होते रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। उसकी माता जीवन भर बीमार रहेगी, किसी न किसी रोग से पीड़ित रहेगी। चंद्रमा के साथ राहु है, सूर्य के साथ अगर राहु है, किसी के कुंडली में सूर्य के साथ राहु है तो उसके पिता से संबंध बिल्कुल ऐसे रहेंगे, 36 का आंकड़ा रहेगा। अगर रहे तो पिता उसका परमानेंट बीमार रहेगा, फिजिकली डिजेबल हो जाएगा। मंगल के साथ अगर है तो व्यक्ति जीवन भर कुंठित रहेगा, मतलब एनर्जी तो उसके पास बहुत रहेगी, साहसी बहुत रहेगा, लेकिन वही आग में घी भी फेंकने का काम। आग में हवा, जैसे आग बुझ रही है, आग बुझ रहा है, बुझ नहीं रही है, बुझ रही नहीं, पुरुष शब्द है। आग अगर बुझने के कगार पर है तो राहु उसको हवा दे करके जगा देगा। राहु का काम है हवा देना। बुध के साथ जिसके कुंडली में राहु है वो आदमी पक्का झूठ बोलने वाला होता है। दिन 100 में 99 को झूठ बोलेगा, वो किसी से झूठ बोल देगा, और सफ़ेद झूठ बोलेगा, रंगीन झूठ नहीं, सफ़ेद झूठ, एकदम क्लीन चिट मिलेगा, पकड़ाएगा नहीं। गुरु के साथ अगर राहु उसकी कुंडली में है तो चंडाल योग बना देता है। चंडाल योग मतलब कि उस व्यक्ति का पारिवारिक सुख, शिक्षा का सुख, संतान का सुख, वैवाहिक सुख, कैरियर, मान सम्मान और उन्नति सबको धो के बैठ जाएगा राहु के बाद। अगर राहु बढ़िया से गुरु को पकड़ लिया है, मतलब डिग्री पर होता है कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है। किसी ग्रह के दृष्टि से गुरु को पावर नहीं मिल रहा हो, गुरु मतलब बच नहीं पा रहे हो, तो उस व्यक्ति का इतना भाव खराब कर देगा जी। शुक्र के साथ अगर राहु है तब मे बी दैट पर्सन, दैट मेल और फीमेल इज कैरेक्टरलेस, कैरेक्टरलेस होता है जी। हाँ, स्वभाव से खराब, सेटिस्फेक्शन उसको होता ही नहीं है, फिजिकली वो सेटिस्फाइड होता ही नहीं है फिजिकल रिलेशन के प्रति, इतना खराब राहु है। शनि के साथ है तो समझ लीजिए कि शापित है, उसके खानदान में किसी का श्राप लगा हुआ है, व्यक्ति तरक्की नहीं करता है, अभिशप्त है, मानसिक रूप से विक्षुब्ध रहेगा। तो ग्रहों के जो बहुत सारा, ज्योतिष का है, समुद्र है, भाई एक लोटा पानी निकाल लेने से ज्ञानी नहीं हो गए, तो बहुत बड़ा है। इसके और जो तर्क है, हम जो कह रहे हैं बहुत एक किनारे से बोल रहे हैं, हम बीच में घुसेंगे कहाँ, घुस जाएंगे तो फंस जाएगा गाड़ी, तभी हम लोग का एपिसोड है पूरा नहीं होगा। नहीं जी बिल्कुल, और मुझे पता है कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी पढ़ाई है, बहुत लंबी पढ़ाई है, और इसी से मैं पूछना चाहूँगा कि पंडित जी आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव होगा एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी के बारे में, और काफ़ी सारे लोग आपके पास आते होंगे अपने भविष्य को दिखाने के लिए। तो मैं कोई अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि कभी आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई आपके पास अपनी भविष्यवाणी पूछने आया हो और आपने उनको कुछ सलाह दी हो, पर उसने उसको नहीं माना और फिर उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो और आपको पता चला हो कि यार इन्होंने माना नहीं था और इनके साथ ऐसा बुरा हो गया? बता रहे हैं, ये रिसेंट घटना है जी। 4 साल पहले जी। कानपुर शहर की एक लड़की थी, नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम इस पर बताना ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल। और उसका एक दोस्त था, इसी शहर का लड़का था, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे दिल्ली में। लड़का भी उस लड़की से मन ही मन प्यार करता था और लड़की भी लड़के से प्यार करती थी, मतलब दोनों की इच्छा थी कि हम इससे शादी करें, लेकिन खुल के किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया, अपने मन की भावनाओं को उजागर नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में लड़के की शादी तय हो गई। जब लड़के की शादी तय हो गई, उसके पिता ने शादी तय कर दिया, बोला बेटा तुम्हारी शादी तय कर दिए हैं, आकर के देख लो, लड़की की देखो, एंगेजमेंट कर देते हैं। लड़का आया, एंगेजमेंट हो गया। जब इसमें अंगूठी पहन गया ना रिंग फिंगर में, तो लड़की देखी तो बोली यार तो मेरा एंगेजमेंट हो गया। तो लड़की बोली काश मैंने पहले कह दिया होता तो मेरी शादी तुमसे हो जाती। तो बोला मैं भी तो तुमको मन ही मन प्यार करता था। तो बोली कि तो फिर बोला क्यों नहीं है? तो क्यों बोलूँ, उनको बोलने में डर लगता था। तो उसने कहा कि मेरी शादी इसलिए मैंने नहीं कहा कि तुम बहुत बड़े घर के हो। लड़के का परिवार वास्तव में अच्छे फैमिली में आता है, पापा गवर्नमेंट जॉब वाले थे, अच्छे पोस्ट पर थे, और 3-4 बहनों का अकेला भाई है, मतलब एक बहन से बड़ा है। लड़की बहुत हतोत्साहित हुई कि मैंने अगर पहले उजागर कर दिया था तो शादी इससे हमारी हो जाती, और दहेज के डर से लड़की थोड़े कमज़ोर परिवार की थी। तो फिर उसने किसी पंडित से दिखाया, दिल्ली के किसी पंडित से दिखाया, और गन्ना बना करके जो हम लोग मैचिंग करते हैं ना कुंडली में, तो वो मंगली पकड़ नहीं पाया पंडित, क्योंकि मैक्सिमम लोग कुंडली का मिलान करते समय
1, 4, 7, 8, 12 में मंगल देखते हैं कि यहाँ है तो मंगली घोषित करते हैं, नहीं तो बोल देते हैं कि ठीक है। लड़की की कुंडली मिला दिया और शादी की बात करीब करीब तय हो गई थी। मतलब मान के चलिए कि ओके था। हाँ। तो लड़की ने बोला कि देखो मेरा ये चार्ट की पंडित जी से मैंने दिखवाया है, उन्होंने लिख दिया है कि शादी अच्छी होगी। तो लड़का बोला कि देखो शादी तो मेरी तुमसे नहीं हुई, मैंने अपनी भावनाओं को उजागर नहीं किया और तुमने भी उजागर नहीं किया। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि तुम अच्छे पंडित से दिखवा लो, वो बड़े बोर्ड वाले के पास मत जाओ। बड़े बोर्ड लगा के जो बैठे हैं ना, उनके पास नॉलेज कम है, कैंची बड़ी है, हो सकता है कहीं तुम्हारा गर्दन कट जाए। यही वर्ड लड़का ने उसको बोला था। बोली कि तो बताओ कौन सा पंडित से दिखाऊं। बोले मेरे पापा के गुरुजी हैं, मेरा नाम बताया कि उनसे एक बार तुम दिखा लो, उनका नंबर मैं दे देता हूँ और पापा को बोल देता हूँ, पापा उनको रिक्वेस्ट कर देंगे तो तुम्हारा फ़ोन जाएगा तो तुमसे बात करेंगे। अब हुआ ऐसे ही हुआ। लड़का के पिता ने कहा कि पंडित जी मेरे बेटे की एक दोस्त है, उसकी शादी का मिलान थोड़ा सा देखना है, देख लीजिएगा, इस नाम का लड़की है, वो फ़ोन करेगी तो बताएगी। और जस्ट उसने फ़ोन किया, अपना बर्थ डिटेल बताया, हमको बताओ मत, सुनेंगे निकल जाएगा, तुम लिख करके ये मेरा व्हाट्सअप नंबर इस पर डाल दो, जिस पर तुम बात करें व्हाट्सअप नंबर इस पर डाल दो, अपना नाम, लड़के का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्रेस डाल दो। उसने डाला, आप बैठे अपने ऑफिस में, अपने लेटर पैड जो होता है ना, जिस पर हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, चार्ट वगैरह, उस पर लिख करके हमने बता दिया कि यह विवाह उपयुक्त नहीं है, करने योग्य नहीं है, लड़की के कुंडली में मांगलिक दोष है, इसलिए विवाह टूट जाएगा। आपने कहा था विवाह टूट जाएगा, नहीं चलेगा। वो भी लिखा था कि 1 महीने से अधिक टिकने वाला ही नहीं है, शादी होते ही टूटेगा। और उसको व्हाट्सअप कर दिया। जब व्हाट्सअप देखी तो उधर से फ़ोन करी, और फ़ोन करके हमको बहुत खरा खोटा सुनाया कि आप ही के जैसे पंडित लोग ना देश को डुबाते हैं, देश को डुबाते हैं। तो हम लोगों में पेशेंस है, सुन लेते हैं जरूर, क्योंकि अगला व्यक्ति किस मूड में है ये भापने के पहले हम लोग को रहता है कि जल्दी इसको समझा बुझा के हटा दें। और उसे तो मेरी बात इतना ही हुई थी कि बस हमारा मिलान करके बता दीजिए, बाकी कुछ हम समझे नहीं कि कहीं इसने मिलान कराया है, न तो हम बोल देते जहाँ दिखाई है वो सही है। हम नहीं तोड़ते हैं भाई, जहाँ तुमने दिखाया वो सही है, उससे पूछो, हमसे मत पूछो। अगर जाने रहते तो हम नहीं बताते, लेकिन हमको जानकारी नहीं थी, आपने बता दिया। अब वो बिगड़ गई मेरे ऊपर, बोले कि और मेरा फी भी नहीं दी। कहाँ से फी दे, उसकी उल्टा बात बता दी ना। उसको तो पसंद था उससे शादी, अब उसको व्यग्रता थी कि भाई मेरे फ्रेंड का शादी हो रहा है, मेरा शादी अगर लेट हो जाएगा तो मैं पिछड़ जाऊंगी। तो इसी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में उसने अपना पैर काट लिया। शादी तो हुई, 8 दिन के अंदर लड़का उसको पीट पाट करके सीधा कर दिया, बोला भाग जाओ यहाँ से। आज भी वो कोर्ट में केस लड़ रही है। 1-1.5 महीने के बाद जब वो भगा दिया वहाँ से, तो स्तब्ध थी, एकदम कन्फ्यूज्ड, टोटली शॉक्ड। मतलब शरीर से खून निकाल लिया गया हो, काफ़ी मार पीट दिया गया हो, बाल बिखरे थे, इस तरह का। और डायरेक्ट वो लड़की एक दिन हमको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर दी, रोते हुए कि पंडित जी मैं तो लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। बोले क्या हुआ? तो मैं फलानी बोल रही हूँ, आपसे मैंने कुंडली दिखाई थी, उसको नंबर नहीं था मेरा। वो अब बहुत दिमाग लगाई कि पंडित को कैसे बात करें, कैसे कांटेक्ट करें। तो बोला था कि शादी 1 महीने से पहले ही टूट जाएगी। तो उन्होंने फिर अपना गैलरी खोजा, गैलरी में देखा कि वो तो लिख के भेजा था, तो गैलरी में वो फोटो था, उससे नंबर निकाले, कांटेक्ट किया। हम बोले कि हमने बताया था, तुमने नहीं माना, तो उन्हें काफ़ी गलत शब्द हमारे साथ व्यवहार किया, हमने उसको भी सह लिया, तो फल तो मिल गया ना। आज भी उसकी शादी नहीं हुई है, 4 साल से वो कोर्ट के चक्कर में है। चलिए, ये कहीं ना कहीं आपने एक तरह से ये बताया कि आपने भविष्यवाणी की, पर कभी कभी लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। नहीं, और अगर वो अच्छी बात चाहिए, अच्छी बात चाहिए, और जब उनके विपरीत कोई बात आप बोलते हो जो वो सुनना नहीं चाहते, तो कभी कभी ऐसी भड़ास निकाल देते हैं लोग। हाँ। पर बाबा जी मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब भी आपसे कोई भविष्यवाणी करवाने आता होगा, आपसे कांटेक्ट करता होगा, तो कहीं ना कहीं कोई करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर इस तरह की बातें आपसे पूछता है। तो अब मान के चलो कि जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं हूँ, तो मुझे इस फील्ड में, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, तो मैं आपके पास आया कि बाबा मैं बढ़ना चाहता हूँ। आपने ऐसा कह दिया मेरे ग्रहों को देखकर, कुंडली को देखकर, कि आपको इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। आपने सच्चाई से जवाब दिया, इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, आप किसी और फील्ड में जाओ।
तो कहीं ना कहीं आपको बाबा क्या लगता है कि ये चीजें कभी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकती है, नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है किसी इंसान पर? देखिए, निगेटिव तो नहीं डालती है, लेकिन ग्रहों के नेचर के अनुरूप बिजनेस होता है। जी। अगर किसी के कुंडली में 7वां घर बिजनेस का होता है, हर व्यक्ति के कुंडली में 7वां घर को बिजनेस का घर कहा जाता है। 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है उसी के अनुरूप बिजनेस करना है, अगर बिजनेस करना है तो। फिर बिजनेस के सिलसिले में कुंडली में 3 ग्रहों को देखा जाता है। बिजनेस का कारक है बुध, वो किस कंडीशन में है, कॉन्फिडेंस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड वेयर टू डू, कब करना है, कहाँ करना है और क्या करना है। जी। इसका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मालिक सूर्य देता है। जी। इसके बाद आता है मनी फ्लो। जैसे पैसा आप लगा दिए और दे दिए, वो वापस ही नहीं आ रहा है, निकाल के फंसा दिए, आपका हाथ खाली हो गया। इसका कारक चंद्रमा है, पैसे का प्रवाह चंद्रमा देखता है, कॉन्फिडेंस सूर्य बढ़ाता है। अब तीसरा चीज आता है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन जिसको कहते हैं। अभी सीजन चल रहा है हल्की फुल्की बारिश का सीजन है, और महीना है हिंदी में सावन और इंग्लिश में अगस्त। अभी आम कहीं कहीं मिल रहा है, गौर से सुनिएगा। और कोई आदमी अगस्त के बाद आम का बिजनेस करने जा रहा है, तो क्या उसका टाइम मैनेजमेंट सही है? आप बताइए हमको। नहीं, सही बात है कि फॉल्स टाइम मैनेजमेंट, और वो फंसेगा, उसकी पूंजी मतलब डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट नहीं होगी, डेबिट हो जाएगी, डंप हो जाएगी और वो खाली हो जाएगा। जी। ठीक है, ये जो हम लोग कर रहे हैं, जो शो आप कर रहे हैं, ये शो का मैनेजमेंट इस होटल के कमरे में, और इसी का मैनेजमेंट उस रोड पर, बगल में रोड है, 4 लेन बनाया है ना, डबल लेन मान लीजिए। हाँ। उस रोड पर हम लोग बैठ जाएं, तो जितना साइलेंटली आप यहाँ कर रहे हैं, मतलब नॉइज फ्री जगह है, तो रोड पर जब बैठते तो हमारी बात जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको समझ में नहीं आती, आप क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि पे पा बजाते रहता है उधर से। तो मैनेजमेंट देखता है बुध, तो बुध कहीं कमज़ोर है तो उस व्यक्ति का मैनेजमेंट ख़त्म है, वो बिजनेस में सक्सेस नहीं होगा। फिर अगर सूर्य कमज़ोर है तो उसका कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, वो कब करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो कभी नहीं कर पाएगा। तो पंडित जी, अभी जैसा आप बता रहे थे कि आपके साथ अभी जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ, तो बीइंग अ पर्सन, क्योंकि आज के टाइम पे आपने भी अभी कुछ देर पहले बताया था कि 3-3 महीना का लोग कोर्स करके और थोड़ा बहुत जानकारी लेकर ज्योतिष विद्या को प्राप्त कर ले रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग वो बहुत कुछ अलग अपने से भी बनाकर और बहुत कुछ मतलब चेंजेस कर कर लोगों को पढ़ा सिखा भी रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन में जहाँ पे ज्योतिष बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अब आप इस चीज़ पे भरोसा कीजिएगा कि बहुत ऐसे लोग भी हैं ना जो फर्जी ज्योतिष हैं, उनको ज्ञान नहीं है, फिर भी वो बिजनेस करने के लिए वो लोगों को बताते हैं कि हाँ एक बड़ा सा बोर्ड बना लिया या छोटा सा बोर्ड बना लिया, और वहाँ पे बैठ के बताते हैं कि हाँ कल आप, अच्छा आपका लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है। सामने वाला इंसान बोलेगा हाँ 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 पंडित जी, अच्छा आप बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा नहीं टिकता है, हाँ हाँ पंडित जी। तो अब इंसान को कैसे पता चले कि कौन सा ज्योतिष सही है और कौन सा गलत है, ताकि आदमी अगर उससे पता करे अपने बारे में तो उसको सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ ये चीज़ हो रही है लाइफ में, तो हम ज्योतिष को आगे प्रेफर करेंगे कि हाँ लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ भी होता है। जैसे मैं एक आसान शब्दों में आपको बताऊंगा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम किसी कंपनी से मंगाते हैं तो उनका उसमें QR रहता है, और QR को स्कैन करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ यार ये सच में जेन्युइन है, ये उसी कंपनी का है। तो वैसे ही क्या एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा ज्ञान है जो आप बता सकते हैं हमें, जिससे हम ये पता कर सके कि ये एस्ट्रोलॉजर से हम सच में कोई चीज पूछ सकते हैं, कोई जेन्युइन टॉक्स, हाँ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है या कौन जेन्युइन है और कौन फेक है, कौन बिजनेस कर रहा है? देखिए, ये सवाल बहुत क्रिटिकल है, क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है, लेकिन जवाब भी क्रिटिकल ही मिलेगा आपको। एक चीज़ हमको बताइए, आप पढ़े हैं जी, ओल्ड इज गोल्ड सब सुने हैं कहीं? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। नए जो फ्लैशबैक में आते हैं, जैसे फटाक से प्रचार करता है
आप वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियो, मेरा भी चैनल है हाँ एस्ट्रो टिप्स करके, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि तुलसी के पौधे तर, पौधे के नीचे रखिए रुपया, कल बरसेगा धन। धन के लोभ जिनके हैं, जो धन का लोभी है, वो उस तरह का वीडियो देखेगा। अब एक बार वीडियो क्लिक कर दिया तो खाली वही वीडियो उसको आएगा, अन्य लोगों का भी। अब टीनेज के बच्चे हैं, प्रेमी को कैसे फंसाएं, प्रेमिका को कैसे फंसाएं, एक वीडियो क्लिक कर देगा। अब उसके बाद उसके लाइन लगी हुई है उसके पास। मनुष्य को सबसे पहले ये देखना चाहिए, अब ज्योतिषी के पास जाना है तो एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट in astrological field because I have told in starting that Rishi Vasishtha has expanded his maximum life in astrology field. जो ज्योतिष के क्षेत्र में वशिष्ठ जी ने अपना 17,28,000 वर्ष उधर बिताया और त्रेता में भी बिताया। तो ये क्या है? यह वही चीज़ है कि जितना पुराना ज्योतिषी होगा उतनी ही अच्छी उसकी जानकारी होगी, उसका अनुभव उतना अच्छा होगा, और वो जो गणना करेगा वो सटीक निकलेगा। अब एक बात बताइए, पढ़े हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड मैंने बच्चा होता है, बच्चे बाद बढ़ के बाप बनता है बाद में। लेकिन क्या ABCD के चलते आप एक छोटे बच्चे से पूछिएगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा, वो बता सकता है? वही हाल है नए ज्योतिषी का। 3 महीने में ज्योतिष पढ़ लेते हैं ये लोग। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि युग बीत जाते थे, हस्तरेखाएं देख करके लोग बोल देते हैं कि आपका ये हो जाएगा, और हस्तरेखा दिखाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जन्म कुंडली मालूम नहीं है, क्योंकि उनको है हड़बड़ी बहुत ज़्यादा। उनकी ट्रेन 2 घंटे में दिल्ली पहुंचनी चाहिए, फ्लाइट के जैसा। तो पेशेंस नहीं है, और जब पेशेंस नहीं होगा तो लॉस होगा, आपको लॉस होगा। अब वही है कि बढ़ गया। हम नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्योतिषी नहीं, हम भी ज्योतिषी बहुत बड़े नहीं हैं, मतलब बालू का एक कण समझ लीजिए कि ज्योतिष के फील्ड में हम बालू का कण है, पार्टिकल ऑफ सैंड, मैं बालू का एक टुकड़ा हूँ, एक पत्थर भी नहीं हूँ। जो कहता है कि हम बहुत जानकार है, बस वो महान आदमी है, मैं उतना महान नहीं हूँ। मेरा सफ़र इस क्षेत्र में 28 साल का है, 28 साल का सफ़र है। 28 साल। हाँ, हम अपना एक चीज़ बता देते हैं कि शुरुआती में हम हाई स्कूल में टीचर थे। एक कहावत सुने हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये कुदरत का खेल। अंग्रेजी पढ़ाते थे, पढ़ाने की शुरू से हमारी शौक थी, और उसी स्कूल में एक टीचर थे द्विवेदी जी। हम उनसे पूछे कि इस लाइन में हमको आना है, हमको ज्योतिष सीखना है। मेरे कुंडली में उस तरह का जोग था। मेरे नाना बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बोले थे कि तुम ज्योतिषी बनेगा। हमने बूढ़ा आदमी का पागल हो गया, दिमाग सही नहीं है, हम तो पढ़े, हमको सपना था कि हम बड़ा अफसर बनेंगे। लेकिन समय का जो चक्र है ना, वो घुमा के ला के आपको वहाँ पटक देगा। तो वही उनसे पूछे कि जरा हमको सिखाइए। तो शुरुआती ज्योतिष का जो गणना शुरुआती है उन्होंने सिखाया, और उसके बाद हम परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस कंपेल द मैन टू डू एनीथिंग। परिस्थिति वहाँ से कंपल्सन के थ्रू हमको बोकारो ला के रख दिया। कारण कि बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और मेरा एक अंदर से जो नहीं बोलते हैं कि हार्दिक इच्छा यही थी। बोकारो हम आए थे 1987 में, जब हमारी शादी हुई थी 87 में, और उसी समय हम आए थे बोकारो घूमने के लिए। तो देखे कि यहाँ के गार्जियन लोग, बच्चे के पिता लोग बैग लेके आते हैं, बच्चे को बस पर चढ़ाते हैं, बच्चा चला गया। फिर बस से जब उतारा है बच्चा, अगर बारिश हो रही तो छतरी लगा के खड़े हैं, बच्चे का बैग ले लेते हैं, बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, छतरी के अंदर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे भी बच्चे होंगे तो हम भी यहीं पढ़ाएंगे। और वही सपना मन में रहा। कोई बेस्ट नहीं दिख रहा था कि बोकारो आएंगे। अब प्रभु की कृपा हुई, बच्चे यहाँ आए, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ बोकारो में आया। बिजनेस करने के नज़रिया से नहीं आया, और मेरे पास कोई चारा नहीं था इसके सिवा कि जो हम कुछ कर सकें। बिजनेस करने का तजुर्बा नहीं है, मेरी कुंडली बिजनेस अलाउ नहीं करती है, ठीक है ना। और बहुत फाइटर का बड्डी भी नहीं है कि कहीं मेहनत करके, कुदाल चला के, टोकरी ढो करके, कुछ भी करके काम कर लें, बच्चों को पढ़ा लें। तब मेरा बेस यही एस्ट्रोलॉजी ही बेस हुआ कि बच्चों को हम पढ़ाई के लिए आए और पढ़ाए उनको।
यहाँ पर हाई स्कूल की मास्टरी छोड़ के भागे हम, 5 साल पढ़ाने के बाद भागे हैं, ठीक है ना। तो परिस्थितियाँ मनुष्य को मजबूर करती हैं और जगह पर पहुँचा देती हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि अभी आपको दिखाना है, किसी से दिखाना है, तो सबसे पहले पता करिए कि हु इज़ द ओल्डेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन दिस सिटी। एक्सपीरियंस्ड। ओल्ड इज एक्सपीरियंसफुल एंड ओल्ड इज गोल्ड। पुराना हमेशा सोना है। मतलब आप आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो पंडित जी कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाने जा रहे हो तो पहले उनके बारे में आप जान लो कि उनको कितना एक्सपीरियंस है, कितने सालों से वो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है, उसके बाद ही आप अपने बारे में उनके पास जानने की कोशिश करें। हाँ। और पंडित जी, हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अब देखिए, जैसा कि हमने अभी बात की भगवान के बारे में, तो भगवान है तो दैत्य भी है, कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव शक्तियां हैं नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव भी है। तो मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में कुछ आप बताएं कि कुछ ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ हो अपने, क्या आप पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि दुनिया में भूत आत्मा ये सारी चीज़ें होती हैं? देखिए, आप कहीं सुने होंगे कि 84 लाख योनि। जी। योनि मतलब क्लासेस ऑफ बींग्स, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, जीवों के 84 लाख योनियां हैं। सभी उसी में आते हैं, कीट पतंग जानवर पेड़ पौधे मनुष्य सब आते हैं 84 लाख योनियों में। तो प्रेत योनि एक होती है, प्रेत योनि, जैसे भूत प्रेत बोलते हैं, वही भूत प्रेत मतलब प्रेत। जी जी जी। भूत योनि नहीं होता है, प्रेत योनि होता है। अब जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, उसकी मुक्ति नहीं होती, प्रेत योनि में चला गया। किसी ने मतलब गले में रस्सी लगा के फांसी लगा लिया, किसी ने पॉइजन खा लिया, किसी ने आग लगा दिया, किसी ने छत से छलांग लगा दिया, किसी ने पानी में डूब के जान दे दिया, ये हुआ सुसाइड। अब किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, किसी को शूट आउट डेथ होता है, मतलब गोली मारने से होता है, ठीक है ना। किसी को काट दिया जाता है, किसी को खाने में जहर देके, ये सब अकाल मृत्यु है। और इस तरह के मरे हुए लोग प्रेत योनि में जाते हैं, भटकते हैं बेसिकली। इसके बाद सबसे सीरियस चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपके 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चियां हैं आपकी, और आपने अल्ट्रासाउंड करा के चोरी से पता कर लिया कि थर्ड पार्टी जो आ रही है वो भी फीमेल है, आपने उसको वास करा दिया, वही जाएगी प्रेत योनि में। अच्छा, कहाँ से कंट्रोल करिएगा उसको? जान तो आप ही ने मारा ना। हाँ। पीड़ित किसको करेगी? वो आप ही के वंशज को। और यही जो मरते हैं अकाल मृत्यु वाले, ये जाकर के कुंडली में पितृदोष बन जाता है। अच्छा। और जब कुंडली में पितृदोष बन जाएगा तो उस परिवार का उन्नति नहीं होता है, तरक्की होता ही नहीं है। वो लाख रगड़ ले एड़ी, लेकिन वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। समाज में उसकी नाम ख्याति सब घट जाती है, आर्थिक स्थिति लचर रहती है, मान सम्मान तो इतना बर्बाद हो जाता है कि वो उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। तो ये अकाल मृत्यु जो होता है, यही निगेटिव है, वो लोग प्रेत योनि में जाता है जी। हाँ। तो पंडित जी, आपके साथ आपने कभी अनुभव किया है भूत प्रेत, या आपके जान पहचान में कभी आपने ऐसा कभी कोई क्लाइंट वगैरह आया हो जो इस चीज से रिलेटेड आपसे बात करने आया हो कि मेरे ऊपर कभी कुछ ऐसा अनुभव होता है, कोई नेगेटिव एनर्जीज का अनुभव होता है, उससे रिगार्डिंग जो असल कहानी है, किसी असल कहानी जो आपको पता हो, जो आपने सुनी हो या देखा हो? तो देखिए, सबसे पहला बात तो असल कहानी पर हम चलेंगे। राहु की दशा जब आती है, ठीक है ना, तो व्यक्ति को जादू टोना लग जाता है। मतलब ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक लिखा है कि बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्य विषमा भयात विषमा पद मृत्यु तुल्य व्याधिर वियोग धनहानि विषाणी चैव राहु दशा सिरत जीवित संशयम च। बुद्धिया विहीन, जब राहु की दशा चलती है तो आदमी के काम नहीं करता है, ब्रेन काम नहीं करता है। मति विभ्रम, दिमाग भटक जाता है। सर्वशून्य, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्य विषमा भयात, मन में तरह तरह का शंका होता है कि हमको कोई जादू टोना कर दिया है। अपने परछाई से डर जाएगा, अकबक बोलने लगेगा, बोले घर वाला बोलेगा इसको भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया।
तो बुद्ध्याभिहीन मतिभिर ब्रह्म सर्वस्व विषमा भयात, अभिषम आपद, यानी एक से एक बढ़ के समस्या आएगी। एक समस्या का आपने समाधान किया, दूसरी समस्या मुंह खोल के खड़ी हो गई। मृत्यु तुल्य, मरने के जैसा कष्ट देता है, अनावश्यक, अचानक, अकारण रोग पैदा कर देगा, बहुत कष्ट देता है। पूरा शरीर में चकता हो जाएगा, चेहरे पर झाइयाँ आ जाएंगी, पिंपल्स निकलने लगेंगे, शरीर में खुजली होने लगेगा, मतलब चर्म विकार देता है राहु। व्याधिर वियोग, और उसके पीरियड में अपने खास रिश्तेदारों को, परिवार के खास व्यक्तियों का मृत्यु होता है। धन हानि, धन का नुकसान होता है। विषाणी, यानी उस व्यक्ति को या तो सांप काटता है या कुत्ता काटता है राहु के दशा में। राहु की दशा में जीने में संदेह रहता है। अब राहु कहाँ बैठा है, किस भाव को देखता है, वो भाव मरेगा, उसके जीवन में संदेह रहता है। तो ये चीज होता है। अब रही बात भूत की, तो हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि तुम देखिए ना, हमको कोई कुछ कर तो नहीं दिया है। और राहु की दशा जब किसी यंगस्टर को आता है, अब मतलब 12-14 साल के बाद के लड़कों के या लड़कियों के आते हैं, तो उसको सबसे पहला प्यार का नशा चढ़ता है। प्यार का भूत, हाँ वही चढ़ जाता है। अब उस चक्कर में वो अनाप शनाप बकेगा कि घर वाला डरे इससे कि इसको भूत पकड़ लिया है, ठीक है ना। झाड़ फूंक के चक्कर में जाएगा। वास्तविक भूत तो है, प्रेत है, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं करेगा। जब तक आप किसी को नुकसान नहीं करिएगा तो आपका नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये जो भूत है, ये बनावटी भूत है। राहु जो है बनावटी भूत पैदा कर देता है। अब वो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। अब क्या बोले कि बुद्धिया विहीन मति विभ्रम, दिमाग भटक जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है। और बुद्धि कमजोर कब होती है, राहु की दशा आती है तो बुध साइलेंट हो जाता है। बुध राहु को दाबता है, सुधारता है, और जब उसकी दशा आती है तो वो बुध को बिगाड़ देता है कि तुम चुप रहो, अब हमको तांडव करने दो। तब व्यक्ति अटपट बोलेगा, माँ बाप से दूर बैठेगा, लाइट ऑफ करके बैठेगा, अकेले रहेगा, अंधकार में रहेगा, नहाना नहीं चाहेगा, मांसाहार पर ज्यादा जोड़ देगा, गुस्सा उसको चरम पर रहेगी, एक बात बोलिए भड़क के खड़ा हो जाएगा। वही उसको भूत का नाटक करना है, क्योंकि उसको प्यार का नशा चढ़ा हुआ है, प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। मतलब हुआ कुछ और है, पर जो राहु की दशा है उसके कारण से लोगों को लगता है कभी कभी यार कि घर वाले बोलते हैं कि इसको कुछ हो गया है, कहीं हवा लग गया है या किसी ने इसको जादू टोना कर दिया है। और मैक्सिमम राहु के दशा में लोगों पर नजर दोष लगता है। मतलब कहीं ना कहीं ये आप कहना चाह रहे हो कि ज्यादातर लोग मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है, अनस्टेबिलिटी होती है, उसके कारण से कुछ और सोच लेते हैं। उनके घर वाले सोच लेते हैं कि यार मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कुछ कर नहीं रहा। कभी कभी घर वाले ये भी सोचते हैं कि कोई हवा लग गई है या कोई आत्मा घुस गई है, बस उसके अंदर। ऐसे होता है। दो चीज, अगर लड़की को इस तरह का हवा लग गया तो माँ बाप जहाँ मना करेगा उसको उल्टे ही वो प्यार करेगी, वहाँ शादी करेगी। नहीं तो बोलेगी हम फांसी लगा लेंगे, शादी इसी से करेंगे। माँ बाप को कंपेल कर, मजबूर कर देगा। अगर लड़के को हो गया, जिस लड़के की राहु के साथ चल रही है, राहु गड़बड़ अवस्था में बैठा हुआ है, वो लड़का हर नशा करेगा, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, यहाँ तक कि शराब भी पिएगा। पैसा नहीं मिलेगा तो माँ के गहने चुरा के बेच देगा वो। ऐसी हजारों घटनाएं हमने देखी। 28 साल का ये फील्ड है ना। ये राहु का ग्रह उतारने के लिए क्या करना होता है पंडित जी? अभी एक बात बताइए, आतंकवादी को सरकार पकड़ने के लिए कितना चेष्टा कर रही है, पकड़ा रहा है पूरा, कहीं ना कहीं छुप के अटैक कर देता है। पूजा कराइएगा, सब कहता है कि हनुमान जी का पूजा करना चाहिए उस टाइम पे। बिल्कुल। अभी तुम आपको बताए कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर यानी रक्षा मंत्री मंगल है, और मंगल के अधिपति देवता हनुमान जी हैं। तो आतंकवादी किससे डरता है? फौज से डरता है। और फौज में हनुमान जी की आराधना करिए। और राहु को भगाने का सबसे सुपर, बिना पैसे का दवा, बिना मेहनत का दवा, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अच्छा, इससे बढ़िया कोई दवा नहीं है। कितना हो जप करा लीजिए, कितना हो झाड़ फूंक करा लीजिए, 9 गो अंगूठी पहना दीजिए, पूरा रुद्राक्ष का माला पहना दीजिए, लेकिन उसका सोच अगर पॉजिटिव नहीं है तो राहु उसको पीड़ित करेगा ही करेगा। ये आपने बहुत सटीक बात कही कि आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, भगवान से कितने भी अपने लिए अच्छा मांग लो, पर जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं होगे और अपने दिमाग को पॉजिटिव नहीं रखोगे, तब तक आपके साथ आप अच्छा हो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जितने भी नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं हमारे जैसे,
उनको कहीं ना कहीं मैं चाहता था और मेरी पूरी टीम चाहती थी कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो ज्ञान है वो यंगस्टर्स को मिलनी चाहिए। और बिल्कुल हमारा जो एपिसोड है ये बिल्कुल सफल बनाया आपने, क्योंकि काफ़ी सारी ज्ञान, काफ़ी सारी नॉलेज आपने बताई है आज हमारे शो के माध्यम से। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी व्यूअर्स आज के इस वीडियो को देख रहे होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कुछ जान पाएंगे इस एपिसोड को देखने के बाद, और काफ़ी कुछ समझ पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी में किस चीज़ पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। तो यूं ही हमारे शो बी रियल बस पर आपको ज्ञान और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। और उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में आप किन को देखना चाहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई सफ़र की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।